नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बकाये जो पुराना एरियर्स की राशि है उसका मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका है। आपको पता होगा जयपुर में 494 शिक्षकों का एरियर्स भुगतान के संबंध में उनके लिए आदेश जारी कर दिया गया। उसके बाद इधर शिक्षक संगठनों के द्वारा उसका खुलासा किया जा रहा है लगातार अपने तरफ से कि इसमें सभी शिक्षकों की गलती नहीं है, इसमें निर्दोष शिक्षकों को भी घसीटा जा रहा है। इस संबंध में सबसे पहले विवेक दुबे जी ने आवाज़ उठाया। उनका मैं कल के वीडियो में आप लोगों को विस्तारपूर्वक बता चुका हूं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अब जानकारी मिल रही है कि गिरीश केसकर जी, जो ये भी एक शिक्षक नेता हैं प्रदेश के, इनके द्वारा भी कई महत्वपूर्ण बिंदु इस एरियर्स के संबंध में रखा गया है, जिसको जानने के बाद आपको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वास्तव में इस एरियर्स कांड में पूरी तरह से शिक्षकों की गलती है या फिर इसमें उन अधिकारियों की भी लापरवाही शामिल है। तो दोस्तों, केसकर जी ने कुल 19 बिंदु पर अपनी बात को रखी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 19 पॉइंट हैं। साथ ही मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे केसकर जी के उनके द्वारा जो बात रखी गई है एरियर्स के संबंध में उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है एरियर्स राशि वसूली मामले में किसी शिक्षक की कोई गलती नहीं है। अगर किसी को गलत भुगतान किया गया है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार है। कार्रवाई उनके ऊपर और वसूली उनसे होनी चाहिए, ना कि किसी शिक्षक से। ये केसकर जी का कहना है, डॉक्टर गिरीश केसकर। आगे देखिए, 19 बिंदु पर अपनी बात को रखी है इन्होंने। मामले में निम्न बिंदुओं पर गौर करें। पहला बिंदु है विभिन्न प्रकार की लंबित एरियर्स जैसे समयमान, डीए, पुनरीक्षित वेतन, वेतन वृद्धि और अन्य के लिए शिक्षकों ने नियमानुसार एरियर्स राशि देने के लिए अपने विभाग उस समय जिला पंचायत और जनपद पंचायत बीओ कार्यालय के अधिकारियों को आवेदन दिया था। उसके बाद दूसरे बिंदु पर इन्होंने कहा कि आवेदन संबंधित अधिकारी तक पहुँचे पर उन्होंने संबंधित शाखा को मार्क कर निर्देशित किया उस अधिकारी ने। उसके बाद तीसरे बिंदु पर इन्होंने बात को रखी कि संबंधित शाखा के बाबू ने इस संबंध में नोट शीट तैयार कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। उस संबंधित विभाग के बाबू ने अपने अधिकारी को नोट शीट तैयार करके दिया है। उसके बाद चौथे बिंदु पर बताया गया अधिकारी ने नोट शीट का अवलोकन कर अपनी सहमति देते हुए हस्ताक्षर किया। उस अधिकारी ने उस नोट शीट का हस्ताक्षर किया अच्छे से अवलोकन करके। उसके बाद पांचवें बिंदु पर कहा गया है उस समय सहायक शिक्षक पंचायत एवं व्याख्याता पंचायत के डीडीओ बीओ थे। उस समय की बात की जा रही है जब आज से 8-10 साल पहले जब एरियर्स राशि की भुगतान की गई थी, तो उस समय ये आज के जो शिक्षक हैं, शिक्षक या सहायक शिक्षक कह लीजिए, वो पहले पंचायत विभाग में कार्य करते थे शिक्षाकर्मी के रूप में। तो उस समय इनके जो डीडीओ थे वो बीओ ही थे। छठवें बिंदु पर कहा गया है उनके निर्देशानुसार उनके कार्यालय से पात्र आवेदनकर्ता शिक्षकों को एरियर्स राशि प्रदान करने गणना पत्रक तैयार किया गया कि किन किन शिक्षकों की एरियर्स की कितनी राशि हेतु लंबित है। ये उस समय तैयार किया गया था निर्देशानुसार। सातवें बिंदु पर कहा गया है गणना पत्रक बीओ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अवलोकन कर गणना पत्रक एवं भुगतान हेतु आदेश में हस्ताक्षर किया है बीओ ने। उसके बाद आठवें बिंदु पर कहा है कि जांच परख कर सभी कार्यवाही डीडीओ द्वारा पूर्ण करने के बाद ही शिक्षकों को डीडीओ द्वारा उनके एरियर्स राशि का भुगतान उनके खाते में किया गया है। यानी कि दोस्तों, डीडीओ द्वारा सभी चीज़ों का अच्छे से अवलोकन करके शिक्षकों को डीडीओ द्वारा उनके एरियर्स राशि का भुगतान किया गया है। 9वें बिंदु पर कहा गया है शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में समयमान, पुरस्कृत वेतन, वेतन वृद्धि एवं अन्य का इंद्राज भी डीडीओ के कार्यालय से ही हुआ है। शिक्षकों के जो सर्विस बुक है उसका इंद्राज डीडीओ कार्यालय से ही हुआ है। अगर बिना सेवा पुस्तिका में इंद्राज किए ही एरियर्स राशि का भुगतान किया गया होगा तो यह संबंधित तत्कालीन डीडीओ विकास खंड शिक्षा अधिकारी की घोर लापरवाही। जी बिल्कुल, इसमें अधिकारियों की लापरवाही अगर ऐसी स्थिति है तो, क्योंकि उनके द्वारा ही सभी चीज़ों का अवलोकन किया गया है, उसके बाद ही एरियर्स राशि का भुगतान किया गया है। और ऐसे में अगर सर्विस बुक का इन्होंने इंद्राज नहीं किया है तो ये अधिकारियों की ही लापरवाही है। 10वें बिंदु पर कहा गया है उपरोक्त सभी बिंदुओं में शिक्षकों के आवेदन करने के अलावा और कोई भूमिका नहीं है। जी हाँ, शिक्षकों ने सिर्फ एरियर्स राशि के किया है, बाकी बीओ ऑफिस का कार्य है। उसके बाद 11 नंबर पर कहा गया है शासन के सारे आदेश निर्देश कार्यालय के अधिकारियों को मिलते हैं और उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। किसी शिक्षक के पास कोई आदेश नहीं आता। जी बिल्कुल, सरकार शासन प्रशासन से जो भी आदेश आते हैं वो अधिकारियों के पास ही आते हैं। 12वें बिंदु पर कहा गया है लंबित एरियर्स राशि प्रदान किए जाने की बात को अब तक 7 से 8 वर्ष हो चुका है। इस बीच सभी शिक्षकों का संविलियन हो चुका
विभाग और डीडीओ भी बदल चुके हैं। अब ये जो मामला है ये 7-8 साल हो चुका है। तब तक कई सारे जो इधर शिक्षक हैं वो भी सम्मिलन उनका हो चुका है। उधर जो डीडीओ थे उस समय के वो भी अब रिटायर्ड या फिर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। 13वें बिंदु पर कहा है, फिर बिना किसी जांच के सीधे शिक्षकों से वसूली का आदेश कैसे दिया जा सकता है। 14वें बिंदु पर कहा गया है, वित्तीय मामला होने के कारण इस पर तो अधिकारियों को तो और सावधानी और सतर्कता बरतनी थी, अर्थात पूरी अनियमितता संबंधी डीडीओ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और उनके कार्यालय के द्वारा की गई, ना कि किसी शिक्षक के द्वारा की गई है। यानी कि जो भी ये कर्मकांड है ये डीडीओ, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों के द्वारा किया गया है, इसमें शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। 15वें बिंदु पर कहा गया है, जिला पंचायत सीओ और जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों से एरियर्स की वसूली करने बीओ को पत्र जारी करने से पहले तो इस संबंध में जांच के आदेश देना था और तात्कालीन बीओ के कारण बताओ नोटिस देकर निलंबित करना था। तो ये उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, ऐसा इसमें बताया गया है 15वें बिंदु पर। और 16 बिंदु में कहा गया है कि नियमानुसार बिना कोई जांच किए शिक्षकों से वसूली न्याय प्रक्रिया के विपरीत है। एक तरफ बिना किसी जांच के सीधे वसूली का आदेश देकर शिक्षकों के मान सम्मान को हानि पहुंचाया गया और उनको मानसिक तनाव दिया गया, और दूसरी ओर जिनसे गलती हुई उन अधिकारियों को कोई नोटिस न देकर अभयदान दिया गया है। यानी कि सीधे सीधे शिक्षकों के ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है बिना कोई जांच पड़ताल के, और वो जो अधिकारी थे, संबंधित अधिकारी जो दोषी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ऐसा इसमें कहा गया है 16 बिंदु पर। 17वें बिंदु पर इन्होंने गिरीश केसकर जी ने कहा है कि ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि 7-8 वर्षों में शिक्षकों ने प्राप्त एरियर्स राशि का उपयोग अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में किया होगा। कोई पारिवारिक शादी में, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई में, कोई स्वयं के या फिर परिवार के सदस्यों के इलाज में, तो कोई घर बनवाने में, तो कोई अन्य आवश्यक कार्य में। और आज बिना किसी जांच के सीधे वसूली का आदेश थमा दिया गया कि 7 दिवस के भीतर एक मुश्त राशि जमा करें। ये कैसा न्याय चलाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। यानी कि दोस्तों राशि जो है वो शिक्षकों को 7-8 साल पूर्व मिला था, जिसको वो खर्च कर ही चुके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अचानक उनको 8 लाख 11 लाख की राशि मांगा जा रहा है। तो ऐसे में तुरंत तत्काल 7 दिन के अंदर कौन से शिक्षक हैं जिनके पास होगा जो शासन में जमा करेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके बाद 18वें बिंदु पर कहा गया है, पूरे मामले में सभी शिक्षकों की एरियर्स राशि का भुगतान गलत नहीं है। यदि 496 शिक्षकों में से जितने शिक्षकों का गलत भुगतान संबंधित अधिकारी ने अपने लापरवाही से किया है, तो जांच उपरांत उक्त राशि का शासन के खाते में वसूली उस अधिकारी से किया जाना चाहिए, ना कि शिक्षक से। तो यहाँ पर गिरीश केसकर जी का कहना है कि इस पूरे मामले पर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और उनसे वसूली किया जाए। 19 और आखिरी बिंदु पर कहा गया है कि किसी शिक्षक से कोई वसूली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये है दोस्तों डॉक्टर गिरीश केसकर, जो प्रदेश के एक शिक्षक नेता हैं। ये भी इनके द्वारा 19 बिंदु पर एरियर्स राशि के संबंध में अपनी बात को रखी गई है, जो कि अपने आप में विचार योग्य है। इन 19 बिंदुओं पर बहुत ही सटीक बात को कही गई है एरियर्स के संबंध में। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या इस पूरे एरियर्स कांड में सिर्फ शिक्षकों की गलती है या फिर उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने शिक्षकों के सर्विस बुक का मिलान नहीं किया है और एरियर्स राशि का भुगतान कर दिया और अब दिक्कतें हो रही है? इस संबंध में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार आप जरूर बताइए, और साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण मैटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।